दूं कि मेरा ताल्लुक इन सब हजरात से बड़ा गहरा है जो जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, मस्जिद वन और ये खुसूसन ये लॉ वाला प्रोग्राम दोनों मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हम में से हमारे कई मसलों का इस जरिए हल हो सकता है। तबस्सुम सुल्ताना पूछ रही कि मैं कौन हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तबस्सुम, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और यहाँ पे इस वजह से हूँ आज आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं लॉ कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, बड़े दिनों से कई लॉ कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, जिनमें से यस यस ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियोस। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी इब्तिदा से ही जब मैं पहली बार लॉ पढ़ाने लगा, लॉ का एक सब्जेक्ट होता है लॉ एंड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट पढ़ाते हैं, तो वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। एक जो नेशनल लॉ स्कूल है बेंगलोर में, जब वो शुरू हुआ था 1995-96 में, जब मैंने वहां पढ़ाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, बहुत 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 बड़ा खदीम but you're looking very young. टीचर हूँ जी। You are looking very young teacher. वही मेकअप का फायदा है। तो मैं जो है वहां पढ़ाया करता था। वो वहां शुरुआत हुई थी ये नेशनल लॉ स्कूल की एक्सपेरिमेंट की, और वहीं से मुझे बड़ी ये फिक्र होने लगी कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेशनल लॉ स्कूल की तैयारी करा सकें। तो ये 96 की बात, 96-97, 25-26 साल पहले। उसके बाद फिर मैं पिछले दिनों हैदराबाद जब आ गया तो यहाँ पढ़ाने लगा नलसार में इकोनॉमिक्स के 2 पेपर होते हैं, वो पढ़ाता हूँ, और एक ये लॉ एंड इकोनॉमिक्स का होता है, वो पढ़ाता हूँ। तो उस वजह से हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं हूँ तो इकोनॉमिस्ट, लेकिन लीगल प्रोफेशन और लीगल स्टडीज में मुब्तला रहा हूँ। मेरी पीएचडी भी लॉ एंड इकोनॉमिक्स में ही रही है। तो उस वजह से और मैंने जो लिखा है वो भी ज्यादातर जो मैंने लिखा है वो लॉ और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे लिखा है। उस वजह से आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अभी तक कोशिश ये कर रहा था कि आपको उस बात का जवाब दे दूं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं लॉ वाले प्रोग्राम में। तो थोड़ी बहुत मेरे पास आप अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिए, माशाल्लाह, अब समझ में आ गया। आपके इंट्रोडक्शन से अब हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया। जी हाँ, तो ये मेरी मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि सबसे पहली चीज कि हम क्यों आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप खुद या आपके बच्चे या आपके दोस्त ये क्यों लॉ का ऑप्शन चूज करें। ये है गुफ्तगू का उन्वान भी और मग़ज़ भी। तो सबसे पहली बात ये कि कोई भी माशरे का, कोई भी समाज का जो बुनियादी फंक्शन होता है, वो आप सोचें कि होता क्या है। हम क्यों इकट्ठा रहते हैं, हम क्यों एक निजाम के तहत रहते हैं। देखिए, आपको मैं ये बेसिक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि हम और जानवरों की तरह खुशी से अपने आप में अपनी मर्जी से जंगल में क्यों नहीं रहते। हम क्यों एक साथ रहते? क्योंकि अगर हम देखिए, जब हम साथ रहते हैं ना, तो हमको अपने कुछ इख्तियार खो देने पड़ते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या फ्रीली बात कर रहा हूं? नहीं, मुझे सोच समझ के बात करना पड़ा है। मुझे ये देख के बात करना पड़ा है कि कौन सुन रहा है मुझे, कौन सी जबान समझते हैं ये क्या बात है जिसको खुशी से सुनेंगे और क्या बात है जो नहीं सुनेंगे। अगर मेरे दिल में कुछ और भी है तब भी मुझे
इस सोसाइटी को नजर में रखते हुए अपने राइट्स को कंट्रोल करके बात करना होता है। आप जब रोड पे निकलते हैं तो आप क्यों नहीं उल्टी तरफ चलाते हैं गाड़ी? आप क्यों सीट बेल्ट बांध के चलाते? आप क्यों मास्क पहन के चलते? तो होता ये, हाँ तबस्सुम, आपने कहा कि ये रूल्स की वजह से। तो रूल क्यों हो? हम क्यों रूल के तहत रहे? हम क्यों डिसिप्लिन में रहे? हम आजाद रहे, जैसे हर जानवर होता है, आजादी से घूमता है, उसको कौन सा रूल? जब चाहे खाना खाए, जिसको चाहे खा ले, राइट? हम क्यों रूल के तहत होते? तो हमने ये बहुत पहले, जब जब बिल्कुल हजारों साल पहले की बात, कि हमने ये सोच लिया हम सब ने कि हमको अगर अच्छा रहना, हमको अगर तरक्की करनी, हमको अगर हाँ इंटरजेनरेशनल हमको तरक्की करनी है, तो हमें अपने कुछ इख्तियार हमें सरेंडर करने पड़ते। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम सब, कि अगर हम सबको साथ रहना है तो हम सबको कुछ ना कुछ सरेंडर करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपना गुस्सा सरेंडर करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपना चिल्लाना सरेंडर करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपना गाना गाना सरेंडर कर, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हम सब सरेंडर करते हैं। और हम सब इस ऑडियंस में तकरीबन सब ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ ये सब चीजें सरेंडर करते हैं, बल्कि अपने थोड़े पैसे भी सरेंडर करते हैं, है ना? आप सब टैक्स पे करते हैं, क्यों करते हैं भाई? टैक्स क्यों पे करते हैं आप? जब आप अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, फिर आपको ये एक विंडो पे जाके टैक्स क्यों भरना पड़ता है? तो जब सोसाइटी साथ होती है तो हम ये कहते हैं कि देखो, अगर हम सबको खुश रहना है, अगर हम सबको तरक्की करना है, तो हमें अपने कुछ इख्तियारात सरेंडर करने पड़ते हैं, हमको कुछ पैसे भी देने पड़ते। उसी से एक अच्छा माशरा बनता है। तो माशरे का जो बुनियादी उसूल है, माशरे का इंसानी माशरे का बुनियादी उसूल ये है कि हम ये सब जानते हैं कि जब हम इकट्ठा होंगे तो हम में थोड़ा इख्तिलाफ भी होगा। गालिब ने कहा था ना कि जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। याद है आपको उसका पहला मिसरा बड़ा तौहीद का बड़ा अच्छा डेफिनेशन था। गालिब ने कहा था कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो एकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। ये तो खुदा के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यही हमारे बारे में, जहां हम दो लोग होंगे तो कहीं ना कहीं तो दो चार होंगे, कहीं ना कहीं तो इख्तिलाफ होगा। और जब इख्तिलाफ होगा तो इसको हम सेटल कैसे करेंगे? जब हम समाज में रहते हैं तो हम सब में इख्तिलाफ होगा, अच्छी नीयत वाले सब हैं, लेकिन उसके बावजूद हम में डिस्प्यूट होगा। तो समाज का बुनियादी उसूल, स्टेट का बुनियादी काम, एक किंग का बेसिक रोल, एक गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी इज सेटलिंग डिस्प्यूट्स, कि हम कैसे लोगों के बीच में जो इख्तिलाफ है उनको हम कैसे उनको सॉल्व करें। And that is the exact definition of law as a career. What does a lawyer do? What does a judge do? वो बस ये करते हैं कि हम सब में जो डिस्प्यूट होता है, जब हम लेन देन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गारंटीड है कि हम जब एक दूसरे से लेन देन करें तो कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा। मैं आपको एक मिसाल दूं। आपकी एक कार कंपनी है और आपने ये मुआहदा किया है एक जापानी कार कंपनी से कि चलिए हम दोनों मिल के कार बनाएंगे इंडिया में। क्या मुआहदा हुआ कि आप जापानी कंपनी को पैसे देंगे, उनका डिजाइन लेंगे, वो कार इंडिया में बहुत बिकेगी क्योंकि इंडिया में तो गाड़ियां ही नहीं। अब दोनों का फायदा है, दोनों के लिए अच्छा है, दोनों ने बड़ी खुशी खुशी इस डील को साइन किया। 2 साल के बाद
आपने देखा कि ये जो कार हमने जापान से लाई, उसको उसमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे इंडियन सूटेबिलिटी के लिए। तो आपने उस कार में तरमीम की, उस कार में तब्दीली की, उसको रीमॉडल किया। अब आप सोचिए, ये जो रीमॉडल कार है ये किसकी है? ये आपकी है या जापानी कंपनी की? अगर दोनों की है तो इसमें किसका कितना हिस्सा है? ये मैं आपको लाइव केस दे रहा हूं जो एक्चुअली हुआ था। जब मारुति ने सुजुकी को बुलाया 1983 में, तो सुजुकी अपनी कार लेके आ गई, लेकिन जब यहाँ बनाने लगी तो उन्होंने देखा कि यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। तभी मारुति 800 आई और मारुति ज़ेन आई, जो गाड़ियां अक्सर बाहर नहीं बिकती, इंडिया में बिकती। अब वहां पे ये इख्तिलाफ शुरू हुआ कि ये जो नई गाड़ी है तो बहुत बिकने लगी, लाखों की तादाद में बिकने लगी। अब इसकी जो मिल्कियत है वो किसकी हो, कितनी हो, और इससे जो मुनाफा आ रहा है उसको किस तरह बांटे। इसमें कोई किसी की बुरी नीयत नहीं थी, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा था, इसमें कोई किसी की तलफी नहीं कर रहा। बस ये हुआ कि आखिर हम इसको इस प्रॉफिट को बांटें कैसे। इस तरह से अच्छी नीयत वाले सौदे में डिस्प्यूट जरूरी है। मियाँ बीवी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इख्तिलाफ आएगा ही, बल्कि रोज आएगा। कैसे सेटल होगा ये? अक्सर हम बगैर वकील के सेटल कर लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोग शायद यही करते होंगे। जब बहुत ही बुरी हालत आती तब हम जाते हैं प्रोफेशनल के पास। तो कुछ डिस्प्यूट होते हैं जो घर में सेटल हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट होते हैं जो दफ्तर में सेटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ डिस्प्यूट ऐसे हो जाते हैं जहां पे आपस में सेटल करना नामुमकिन बात है। मैं कहता हूं कि यार आधा मेरा है, आप कहते हैं नहीं यार 1/3 आपका है। तब जाके हमें एक तीसरे आदमी के पास, तब जाके हमें तीसरे आदमी से पूछना पड़ता है। इस्लाम में जो बुनियादी इसका हल था वो मशवरा था। मशवरा क्यों करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना क्यों कहा मशवरे के बारे में? क्योंकि ये इतराफ शुरू से किया है हमने कि जब हम एक चीज में मुब्तला हैं, जब हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तब हम अक्सर शायद नाइंसाफी कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट है ना उसमें। इस वजह से हमें एक तीसरे मशवरे की जरूरत, इस वजह से हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो अदल और इंसाफ को जानता हो। उसी को लॉ कहते हैं, उसी से मुआशरा बनता है। अच्छा मुआशरा वो होता है जिसका बुनियादी कानूनी इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग। आप दुनिया भर में कहीं पे भी देखें, आप क्यों जाते हैं, आप में से क्यों कुछ लोग अमेरिका जाना चाह रहे हैं, क्यों कुछ लोग यूरोप जाना चाहते हैं, इंडिया क्यों नहीं आना चाहता कोई? पाकिस्तान ने अभी अनाउंस किया कि वो परमानेंट रेसिडेंसी देंगे। कौन जाएगा पाकिस्तान? हम कौन से मुल्कों को जाते हैं? हाँ, कुछ मुल्कों को, ऐसे मुल्कों को जाते हैं जहां पे पैसे है, नौकरी है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, जब हम हिजरत करने जाते हैं, हम ऐसी जगह जाते हैं जहां का लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग, उसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। जहां पे रूल ऑफ लॉ, एक कानून है और वो कानून सबके लिए। अब यूपी क्यों नहीं जाता? यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता? यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 20 करोड़ लोग रहते हैं वहां, 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ का मार्केट, कोई नहीं इन्वेस्ट करता यूपी में। ये इतना सा स्टेट है तेलंगाना, यहां क्यों आते हैं सब लोग इन्वेस्ट करने? फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम वहां जाते हैं जहां का कानूनी सिस्टम वो रूल ऑफ लॉ के तहत वो सबको एक जैसे ट्रीट करता हो। इंडिया में जो आजकल हो रहा है, जो तफरका हो रहा है, उसका बुनियादी मसला हिंदू मुसलमान नहीं है। उसका बुनियादी मसला ये है कि इससे डर के लोग इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। लोग अपना इन्वेस्टमेंट वियतनाम ले जा रहे हैं, वो श्रीलंका ले जा रहे हैं, वो कंबोडिया ले जा रहे हैं,
वो इंडिया इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इंडिया में उनको पता नहीं कि किस तरह की कानून की सिचुएशन मिलेगी।